दूसरे चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, चलो ऊपर हेडिंग डालो नए पेज से, एनसीईआरटी एनसीईआरटी आधारित एनसीईआरटी आधारित प्रश्न प्रश्नों के हल, एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के हल। ठीक, और इधर लिखो कक्षा 10 तथा, क्योंकि जो दही और खट्टे पदार्थ होते हैं इनमें पाया जाता है अम्ल। ठीक है, और पीतल और तांबे के बर्तनों में जब इनको रखा जाता है तो वो जो अम्ल होता है वो पीतल और तांबे धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं और हानिकारक लवण बनाते हैं, हानिकारक विषैले लवण बनाते हैं, और वो लवण वो दही को खराब कर देते हैं, खट्टे पदार्थ को खराब कर देते हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं और हमको वो नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? आंसर में लिखो खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ जैसे खट्टे पदार्थ जैसे दही, नींबू का रस, है ना, नींबू का रस हो गया, इमली का रस हो गया, है ना, इमली का रस हो गया, और सिरका हो गया, ये सब खट्टे पार हो गया। क्यों? ये भी तो खट्टा होता है। अचार हो गया, क्योंकि अचार, इन सब चीजों को आदि में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, अम्ल, अम्ल पाया जाता है। और ये जो अम्ल होता है ना, ये अम्ल किससे क्रिया कर लेता है? तांबे व पीतल से क्रिया कर लेता है। जो तांबे व तांबे व पीतल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हानिकारक हानिकारक लवण उत्पन्न करता है, लवण उत्पन्न करता है। इसलिए इन्हें पीतल व कांच के, सॉरी, पीतल व तांबे के, पीतल व बर्तनों में न रखकर, पीतल व तांबे के बर्तनों में न रखकर क्या रखना चाहिए? कांच व चीनी मिट्टी, या मिट्टी खाली कह सकते हो, मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहिए। ठीक, स्टील में भी धीरे धीरे क्रिया हो सकती है, क्योंकि वो भी तो धातुओं का मिश्रण ही है, मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, उसमें स्लो होगी रिएक्शन। ठीक है, चीनी मिट्टी का सबसे सेफ बर्तन होता है, इसलिए देखा होगा चारदानी वगैरह चीनी मिट्टी के बनके आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिटाएं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिया होने पर अगला प्रश्न है के साथ धातु सामान्यतः सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए और आप
इस गैस का उपस्थिति, आप इस गैस की उपस्थिति कैसे करेंगे, कि जांच कैसे करेंगे, हम ये क्वेश्चन प्रियांशी, धातु के अम्ल के साथ क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु की अम्ल के साथ, अरे गैस बताओ कौन से निकलते हैं? जल गैस है। धातु के अम्ल के साथ क्रिया होने पर, क्रिया होने पर कौन से गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, H2 गैस निकलते हैं, H2 गैस निकलते हैं, ठीक, H2 गैस निकलते हैं। और इसकी पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले रिएक्शन दो, इसको समझा दो। कैसे समझाओगे? एक ले लो धातु, कौन सा धातु ले लें? जिंक ले लें। अब जिंक की क्रिया हम करा देंगे H2SO4 से, बोलो। तो जब ये धातु है और ये अम्ल है, जब दोनों की आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस, एक मिनट, पहले से हाइड्रोजन मत कहो, हम लिखेंगे निकलने वाली गैस, निकलने वाली गैस की जांच के लिए परख नली के पास कौन क्या ले जाएंगे? मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप की आवाज के साथ, पॉप की आवाज के साथ मतलब फट फट की आवाज है ना, ये आवाज फट फट वाली हुई होती है, फट फट वाली आवाज के साथ जलती है। अगर ये फट फट की आवाज आए या पॉप की आवाज आए तो समझ लो हाइड्रोजन गैस है ना। जो या लिख लो, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन ही है। बात समझ में आई है? ये लिख लो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन का कारण क्यों करता है? विघटन का कारण क्यों करता है? हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? विद्युत का चालन मतलब करंट क्यों प्रवाहित करता है? क्या करता? देखो, जब अम्ल को पानी में डाला जाता है तो उसका आयनीकरण हो जाता है, आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, H+ जल जाता है, ठीक। और जब आयन उसमें मुक्त हो जाते हैं तो आयन ही प्रवाहित होने लगते हैं, इसी वजह से उसमें धारा बहने लगती है, आयनों के प्रवाह के कारण ही धारा बहती है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? अम्ल का, अम्ल को जल में, अम्ल को जल में घोलने पर वह आयनिक, वह आयनिक हो जाता है, आयनित होकर आयन को या आयनों को मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है, आयन को मुक्त कर देगा तो जिससे जिससे ये मुक्त आयन, जिससे ये मुक्त आयन के प्रवाह से, प्रवाह से बिल्कुल
दूध का क्या प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाए, बात समझ में आई? यस। ताजे दूध का, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 है। तो वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? अम्लीय है, पूरा तो अम्लीय है। आई बात समझ? ताजे दूध का पीएच मान 6 है। ठीक। अब इसका क्या बनाना है? सिलिकॉन दही बन जाने पर, दही बन जाने पर, दही पीएच के पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? क्या? समझाइए, समझाइए। पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। उपस्थित दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज, शर्करा लैक्टोज, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दूध का पीएच मान तो बढ़ जाएगा, मतलब दूध जिसका पीएच मान 6 था, इसका पीएच मान बनने पर, दही बनने पर, दही बनने पर अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। अपेक्षाकृत कम, यानी कि पीएच आई बार बन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, हाँ? आधा नहीं, अर्ध माने आधा होता है। आर्द्रता लिखा हुआ है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी युक्त, जहाँ पे नमी, गीलापन, जहाँ पे पानी हो उसको कहते हैं आर्द्रता। और वही जहाँ पे नमी हो, नमी मतलब जानते हो, पानी की मात्रा। जैसे दीवार में पीला नामी, जैसे दीवार में नमी नीचे आ सकता है। हवा में आ सकता है, सूखा होता है। आग माने गीला होता है। सही बात है। उसकी जल के संपर्क में आने पर, जल के संपर्क में आने पर वाटर ऑफ वेस्ट, जल के साथ संयुक्त होकर, संयुक्त होकर एक कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। एक कठोर पदार्थ होता है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले गुण नहीं होते। अच्छा, इसकी मैंने रिएक्शन भी लिखवाई है। रिएक्शन भी लिख, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट टू हाफ H2, यही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पार्ट। हम इसकी ग्रेड हम कराएंगे 1.5 अणु वाले जल से, है ना? यस सर। 1.5 अणु जल से तो ये बन जाएगा, तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2। डेढ़ को आधा मिलेगा तो बन जाएगा। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है जल, ठीक है, और ये है जिप्सम। है आसान? यस। कल पढ़ाएंगे। और जिप्सम होगा भरपूर हो जाता है। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस में गुण नहीं जाते, सूखे बर्तन करना। ठीक।